हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माँ भारती। दोस्तों, एचटेट और रीट और जितने भी अदर स्टेट के भी जो टेट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए हमने जो पुराने एग्ज़ाम हुए हैं किसी भी टेट के, एचटेट के हों, रीट के हों, उनकी एक श्रृंखला शुरू की है। उनमें जो 15-20 नंबर का हिंदी का पार्ट आता है, उसको विश्लेषण के साथ हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये क्लास बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं: अहिंसा, पाशविक, मुख्यमंत्री और चक्षुश्रवा। तो साथियों, इसमें पूछा गया योग रूढ़ शब्द। तो बता दूं आपको कि योग रूढ़, यौगिक और रूढ़, ये तीन शब्द होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद ये तीन होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द में जो है, जिनके टुकड़े करने पर उन टुकड़ों का कोई सार्थक अर्थ न निकले, वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अहिंसा, ये इसमें एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि हिंसा, पाशविक, इनका भी जो है हम अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री ये जो है, इसमें यौगिक शब्द है, क्योंकि मुख्य और मंत्री, मुख्य का अपना जो है ना वजूद है और मंत्री का अपना वजूद है। चक्षुश्रवा, चक्षुश्रवा ये इसमें योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ क्या होता है साथियों, बता दूं एक बार आपको कि योगरूढ़ शब्द वो होता है जिसमें दो सार्थक शब्द तो हों, लेकिन वो उसका जो अर्थ है, दोनों का अर्थ मिलाकर किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता हो, किसी थर्ड पर्सन के लिए वो प्रयुक्त होता हो। तो चक्षु श्रवा का मतलब हो जाएगा, चक्षु होता है आंखें और श्रवा का मतलब सुनने वाला, कि आंखों से जो सुनने वाला है कौन? सर्प, सांप। ऐसा बताते हैं कि सांप जो है वो उसको सुनाई नहीं देता, बल्कि वो आंखों से ही जो है ना उस सुनने का जो है काम करता है। तो ये सांप के लिए प्रयुक्त हुआ है चक्षुश्रवा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द है ये। बाकी ये दोनों रूढ़ हो जाएंगे और मुख्यमंत्री ये यौगिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कोमल गात मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात। उक्त पंक्ति में पदों में कौन सा पद विशेषण नहीं है? इसने पूछा है कि कौन सा पद विशेषण नहीं है। तो विशेषण होता है साथियों जो विशेष्य की विशेषता बताए, अर्थात संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जो बताए, उसके बारे में वर्णन करे, अतिरिक्त वर्णन करे, वो विशेषण होता है। और विशेष्य होता है एक जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे हरी घास, यहाँ जो घास शब्द है वो विशेष्य है और हरी जो शब्द है वो विशेषण हो जाएगा, क्योंकि घास की विशेषता बताई गई है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मृदुल, दूसरा है गात, तीसरा है हरे हरे और चौथा है कोमल। तो इसमें पूछा है कि विशेषण नहीं है, तो मृदुल होता है साथियों कोमल। जैसे हम करें कि कोमल घास, तो इसमें ये विशेषण है। गात, गात होता है साथियों शरीर, तो इसमें कोई विशेषता नहीं बता रखी। ये यहाँ देखिए कि कोमल गात, यहाँ गात की विशेषता बता रखी है, शरीर की विशेषता बता रखी है। शरीर कैसा है, कोमल है या कठोर है? तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा हरे हरे, हरे हरे ये पात, पात होता है पत्ते, हरे हरे पत्तों की विशेषता बता दी, तो ये विशेषण है। कोमल, कोमल, कोमल यहाँ है ही, तो ये भी विशेषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। अशुद्ध विलोम युग्म, युग्म होता है साथियों जोड़ा, तो उसमें जो अशुद्ध है उसको पहचानना है। पहला है आध्यात्मिक, आधिदैविक, स्मरण विस्मरण, तीसरा है स्तुत्य,
चौथा है वृद्धि क्षय। तो पहला ही इसमें जो है अशुद्ध है। बता दूं आपको, आध्यात्मिक का मतलब होता है प्रभु से लगाव करने का एक योग। आधिदैविक होता है, आधिदैविक में ये भी देवी देवताओं से संबंधित होता है। तो ये दोनों लगभग पर्यायवाची के समान मानिए, ये विलोम शब्द नहीं है। समण विस्मरण, यहाँ समण विस्मरण ये विलोम युग्म है। ये हे स्तुते, हे का मतलब होता है घृणा करने योग्य, और स्तुते का मतलब होता है निंदा करने योग्य। वृद्धि, वृद्धि होती है किसी चीज़ में बढ़ोतरी, और क्षय का मतलब होता है कमी होना, उसमें हानि होना। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, परुष, परुष शब्द का समानार्थक पर्याय है। परुष, ये ध्यान से देखना कि ये पुरुष नहीं है, परुष है। परुष का समानार्थक पर्याय शब्द है, क्या है? कठोर, पुरुष, परख और प्रणाली। तो इसमें साथियों पहला ही जो है हो जाएगा ऑप्शन कठोर। पुरुष, पुरुष तो व्यक्ति होता है। परख, परख किसी चीज़ की जो ना परखना, किसी चीज़ को जांच पड़ताल करना उसकी। और प्रणाली, प्रणाली इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। तो परुष का मतलब होता है कठोर। तो इसका ये ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्रमधारय समास है? यह क्रमधारय का उदाहरण है। इसने पूछा है क्रमधारय। तो देखिए, सूरकृत, नील गगन, आजीवन और रामोपासक। तो सूरकृत, तो ये तो हो जाएगा साथियों सूर, सूरदास है ये। और कृत का मतलब उस द्वारा लिखी गई कोई रचना। नील गगन, नील नीला, गगन आसमान, इसका विग्रह करेंगे तो नीला है जो गगन। आजीवन, जीवन भर, आ जीवन, ये अव्ययभाव समास बन जाएगा। रामोपासक, इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो राम प्लस उपासक हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी इसमें। तो राम का उपासक, ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा, ये अव्ययभाव हो जाएगा, और ये कर्ण तत्पुरुष हो जाएगा। तो नील गगन, ये इसमें क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास में विशेष विशेषण और उपमेय उपमान का जहां बोध पाया जाए वो क्रमधारय समास होता है। नेक्स्ट है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है कि जो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इसमें ड, उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये सही है। स, संघर्ष व्यंजन है, ये भी सही है। द, स्पर्शी व्यंजन है, ये भी सही है। रे, पार्श्विक वर्ण है, ये गलत है इसमें, क्योंकि रे जो है वो लुंठित या प्रकंपी वर्ण माना गया है। लुंठित या प्रकंपी वर्ण माना गया है व्याकरण की दृष्टि से। तो ये जो है ड उत्क्षिप्त व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन वो होते हैं कि झटके से एक साथ जिह्वा को मोड़कर किसी स्थान, विशेष स्थान पर जिह्वा लगती है। स, संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन में जो है तीनों श आ जाएंगे और है आ जाएगा, फिर च वर्ग आ जाएगा। द, स्पर्शी व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन में जो है क से मैं तक ये सभी इनकी संख्या 25 होती है, ये सभी स्पर्शी व्यंजन है। रे पार्श्विक वर्ण है, पार्श्विक वर्ण ये नहीं है। तो ये हो जाएगा रे, लुंठित वर्ण होता है ये। साथियों, यदि क्लास अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, ये लग रहा हो कि यहाँ कुछ हटके मिल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है? उर्दू उपसर्ग, तो बता दूं आपको कि 3 हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के होते हैं, उर्दू के होते हैं, इंग्लिश के भी होते हैं, ये होते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पूछा है कि इसने उर्दू उपसर्ग से निर्मित कौन सा है? तो सबसे पहले है खुशबू। तो खुशबू जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है बू। बू जो शब्द है, बू का मतलब एक गंध,
ये ही जो है उर्दू का शब्द है। स्वयं सिद्ध ये हिंदी का है। अध कच्चा ये भी हिंदी का है। निहत्था ये भी हिंदी के उपसर्ग से निर्मित शब्द है। तो इसमें जो है इसका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों, ये थी आज की श्रृंखला की क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।